कोल स्कैम मामले में आज कोर्ट में रायपुर स्पेशल ईडी कोर्ट ने आरपी सिंह यानी राम प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनकी ओर से तर्क आए थे। तर्क में उनके अधिवक्ता ने कहा कि हमें तो फंसाया गया है, हम केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, जो गलत उनकी नीतियां थी, उसका विरोध करते थे, प्रेस के जरिए उन चीज़ों को पहुंचाते थे और इसलिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन कोर्ट में बहस के दौरान कई चीज़ें सामने आई हैं। वो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आरपी सिंह के अपने कथन के बारे में ईडी ने क्या कोर्ट को कहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ पांडे से। डॉक्टर साहब, आरपी सिंह जी की जमानत याचिका थी, अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई, कोर्ट ने क्या कहा? कोल लेवी स्कैम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें जो सबूत प्राप्त हुए थे उसके अंतर्गत हमने राम प्रताप सिंह को भी एक अपना एक्यूज़ के रूप में अपने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में परिलक्षित किया है। और जो रोल उनका हमने दिखाया है वो ये दिखाया है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, यानी अपराध का आगम था। अपराध क्या था? अपराध या आपराधिक गतिविधियाँ क्या थी? आपराधिक गतिविधियाँ ये थी कि जो कोयले से जो लेवी की जा रही थी 25 रुपये प्रति टन की, जिसके पैसे का कलेक्शन सूर्यकांत तिवारी सौम्या चौरसिया के वर्धस्त में आकर के सूर्यकांत तिवारी और उसके जो गुर्गे जो कर रहे थे, वो पैसा जो है कई चैनलों के माध्यम से ट्रांसफ़र होके गया, अलग अलग लोगों को गया, जिसमें से एक जो वर्तमान आज जो राम प्रताप सिंह या आरपी सिंह जो हैं, इनके पास भी गया। ये कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये दिखाई दिया है। और इनका कहना था कि भाई इन्होंने जो भी पैसा जो है वो जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं वो ये की हैं कि भाई प्रेस के माध्यम से जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थीं जो कि लोगों के फ़ायदे में नहीं थी, उसको प्रचार प्रसार का मैंने कार्य किया है और उसमें व्यय किया है। तो व्यय करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है और वो कोई इस कार्य के लिए व्यय कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात केवल मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से मैं ये कहना चाहूँगा वही है कि यदि वह व्यय के लिए जो प्रयुक्त पैसा है वह अपराध का आगम है, यानी वह पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त गतिविधियों से कमा कर अगर आपने पाया है और उसको अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। इनको मौका दिया गया था अपने बात की सत्यता बताने का। 2 करोड़ से ऊपर का अमाउंट का प्राप्ति दिखाई पड़ रहा है और ये उस बर्डन को डिस्चार्ज करने में वर्तमान में असफल रहे कि वो सोर्स ऑफ इनकम क्या था। वो उल्टा इन्होंने एडमिशन है इनका, जैसे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि रजनीकांत तिवारी की जो डायरी थी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीजर किया था, उसमें बहुत सारा पैसा जो था वो राम प्रताप सिंह को आना परिलक्षित हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन में हमने निखिल चंद्राकर जो कि एक अहम व्यक्ति था, जो कि सौम्या चौरसिया से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ था और सौम्या चौरसिया को भी पैसा पहुंचाने का कार्य करता था, और कोल लेवी से कमाया गया जो पैसा था सूर्यकांत तिवारी का, जो अपराध का आगम जिसे हम कह रहे हैं, कई लोगों को पहुँचाता था। उसने इस बात को अपने सेक्शन 50 स्टेटमेंट्स जो कि एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, उसमें एडमिट करके रखा हुआ है कि उसमें जो पैसा था वो उसने पहुंचाया है, राम प्रताप सिंह को भी पहुंचाया है। और वो बात का कोऑर्पोरेशन मिल रहा है रजनीकांत तिवारी की डायरीज से, जिसमें कि कोड वर्ड में नाम लिखा हुआ है, जिसको कि निखिल चंद्राकर ने स्वीकार किया कि जो कोड वर्ड है इसका मतलब ये हो रहा है कि राम प्रताप सिंह, RPS लिखा है मतलब राम प्रताप सिंह। इसी बात को जब ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने वो डायरी एंट्रीज जिसमें राम प्रताप सिंह के नाम से, कोड वर्ड के नाम से जो है उसमें एंट्रीज थी, उसको दिखाया गया और पूछा गया कि आप इन एंट्रीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसमें राम प्रताप सिंह का स्वयं का एडमिशन है कि जी हाँ, ये बातें सत्य हैं और मेरे पास पैसा ड्राइवर लेके आता था सूर्यकांत तिवारी का और मैं उस पैसे को रिसीव करता था। उस पैसे को मैंने खर्च किया है चुनावी कार्यक्रमों में, और जो लोग आते थे कार्यकर्ता और जो भी लोग राजनीतिक कारणों से उनसे मुलाकात करते थे, उनके आवभगत में पैसा इस्तेमाल किया है। ये उनका एडमिशन है। और उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि जो पैसा बच गया उन्होंने अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो प्रथम दृष्टया जो जमानत आवेदन पत्र उन्होंने यहाँ पे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था अग्रिम जमानत के लिए, प्रथम दृष्टया तो दिखाई पड़ रहा है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी संलिप्तता है। यही हमारा तर्क रहा। माननीय न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्कों को श्रवण किया और उसके पश्चात अपना कंसिडरेशन देते हुए
की ज़मानत का लाभ न देते हुए उनके जमानत आवेदन पत्र को आज खारिज किया है। इसके पहले देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई, आज आरपी सिंह जी की खारिज हुई। अब आगे की प्रक्रिया क्या है कोर्ट की, या आप लोगों की क्या प्रक्रिया, क्या करेगी? कि जो पूर्व में जिनकी जमानत आवेदन पत्र खारिज हुए, चाहे वो कोल लेवी स्कैम हो, चाहे वो आपका लिकर स्कैम हो, तो देवेंद्र यादव के द्वारा हाई कोर्ट में यहाँ से खारिज होने के पश्चात हाई कोर्ट में उनके द्वारा अप्रोच किया गया है। उसी प्रकार से अरविंद सिंह जो लिकर स्कैम में था, उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई, जो अभी सुनवाई अभी जिसमें होना शेष है। तो ये तो एक ये विधि है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अगर यहाँ से जमानत याचिकाएं निरस्त हो रही हैं तो वो लोग ऑब्वियसली अपनी जमानत के लिए ऊपर की कोर्टों में जाएंगे। हम वहाँ पे तटस्थता से और पुरजोर उसका विरोध करेंगे। जहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जैसे कुछ दिन पहले अभी जेल में जाके पूछताछ की गई है, जो जेल में वर्तमान में निरुद्ध लोग हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की गई होगी और इन्फॉर्मेशन कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स से गैदर की गई होगी। तो ये सिलसिला अभी जारी है। कुल मिला करके हो सकता है कि इसमें आगे और कुछ लोगों को क्या कहते हैं बुलाया जाए पूछताछ के लिए, और अगर क्या कहते हैं कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये सवाल थोड़ा अटपटा है, मगर फिर भी जानना चाहता हूँ, क्या ईडी को अब स्वतंत्रता है कि वो गिरफ्तार कर ले जिनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हो रही हैं? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत धारा 19 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसी के अंतर्गत जाकर कार्रवाई की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कई सारे लोगों का कहना है कि बड़ा डेक्रोनियन है, दकियानूसी कानून है, लोगों के विरुद्ध है, जबकि ये कानून जो है वो दकियानूसी ना हो करके ये बड़ा एक ऐसा कानून है जिसमें मेरे अनुसार मतानुसार जिसमें सभी लोगों को मौका दिया जाता है सर्वप्रथम कि भाई हमें आपके खिलाफ अमुक प्रकार के प्रमाण मिले हैं आपके खिलाफ, क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है तो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं पैसे का जिक्र होगा या प्रॉपर्टीज़ का जिक्र होगा। मौका दिया जाता है सेक्शन 50 में पहले आप आकर के उसके उद्गम यानी उसके स्रोत के बारे में हमें उचित जानकारी प्रदान कर दें। यदि आपने जो उसके उद्गम या स्रोत के बारे में ऐसी जानकारी दी जो कि विधिक स्रोत था तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यदि आप उस जानकारी देने में आप हिला हवाला करते हैं या असत्य कथन करते हैं तभी जाकर के आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई जो है वो हो सकता है कि निरुद्धात्मक हो, कि निरुद्ध किए जाने की आवश्यकता हो, तो फिर धारा 19 के अंतर्गत ही जाकर हम कार्रवाई कर सकते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल आईपीसी के भी बहुत सारे ऑफेंस हैं, जैसे कि हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, लेकिन उसमें पुलिस को एक स्वतंत्रता है कि वो इनमें अगर किसी पर संदेह है तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ऐसे संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं किया जाना है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर गिरफ्तारी की जानी है तो धारा 19 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई किया जा सकता है, जिसमें कि अरेस्ट करने वाले अधिकारी को सबसे पहले यह इस बात का समाधान लिखित में करना होगा कि उसे अरेस्ट करने की नौबत क्यों हो रही है। जब तक वह उसमें उल्लेखित कारणों को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाएगा तब तक अरेस्ट नहीं की जा सकती। तो ऐसी परिस्थिति में जमानत आवेदन पत्र खारिज हो रहे हैं केवल यही आधार नहीं बनता है। अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि अभी और लोगों के स्टेटमेंट लिए गए हैं और लोगों के लेने जाने हैं, यदि उसमें ऐसी कोई बातें हमारे सामने आती हैं कि हाँ अब इनको अरेस्ट करने के आधार हमारे पास तय हो गए हैं, तब धारा 19 के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर उनकी अरेस्टिंग भी की जा सकती है। और चूंकि ये अपराध कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है और माननीय न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लेते हुए उसका पंजीयन कर लिया है और सबको नोटिस जारी कर दिया है, ऐसी परिस्थिति में अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो रही है और अगर वो कोर्ट में उपस्थिति देते हैं तो स्वतः न्यायालय के कस्टडी में वो आ जाएंगे, क्योंकि कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल मामला है। और अगर वो नहीं आते हैं तो दूसरा विधिक अधिकार ये है कि पहले क्या कहते हैं कि बेलेबल वारंट, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट। तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो आ सकते हैं। तो दो परिस्थितियों को मैंने जिक्र कर दिया आपके यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सौरभ पांडे जो बता रहे थे कि आरपी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता यानी राम प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने अगर खारिज की तो बहस क्या थी, ईडी का तर्क क्या था, ईडी के पास तथ्य क्या थे, किस बयान का जिक्र किया है ईडी ने, वो सब कुछ आपको डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने बताया है। बहरहाल आज की खबरें ईडी से जुड़ी, खासकर जो कोयला स्कैम है उससे जुड़ी खबरें यही।
फिर किसी नए अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।